हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्योंकि क्वेश्चन मैं काफी सारे क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल मार्केटिंग के देख रही थी, तो ये 5 सालों के क्वेश्चन पेपर मैं देख रही थी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर एंड कस्टमाइज कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखो, जैसे मार्केटिंग का मतलब होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर बिकॉज द कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, कस्टमर को रिटेन करना, वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग स्टार्ट विद नोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको हम प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, और जो कि जिनका जो पर्पस होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इकोनॉमी की जो विद इन दी बाउंड्री होती है उसके अंदर कैरी ऑन करते हैं, दैट इज नोन एज ए डोमेस्टिक मार्केटिंग। और जो हम अक्रॉस दी नेशनल बाउंड्री करते हैं उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो टैक्टिक्स एंड मेथड हम यूज करते हैं जिसके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो सकती है, फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, लाइसेंसिंग हो सकती है, ऑनलाइन सेल हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। देखो, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, जो इंटरनेशनल कस्टमर है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। और इसके अंदर हम, क्योंकि देखो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है इसके अंदर जब भी हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो हमने थोड़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, कस्टमर का प्रॉपर एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है और किस तरह से हमने उसको टैप करना है। American Marketing Association has defined international marketing is the multinational process of planning and executing the conception, prices, promotion, and distribution of ideas, product and services to create exchange that satisfy the individual and the organization goal. देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हम बनाते हैं, जिसकी प्लानिंग करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर करते हैं ताकि वो जो है इंटरनेशनल कस्टमर को सेटिस्फाई करे और हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करे। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज। देखो, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो एक देश के अंदर ही सीमित नहीं रहती, वो कई देशों के साथ हम करते हैं। जैसे हमने ए देश को इम्पोर्ट कर ए देश से कुछ इम्पोर्ट किया, बी से हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, सी को हमने इम्पोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी बाउंड्री से बाहर जब हम इंटरनेशनल जो लेवल है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज करते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट डोमेस्टिक मार्केटिंग के भी आ जाते हैं। जैसे हम प्रॉपरली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्रमोशन करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, किस तरह से उसकी हमने प्राइसिंग करनी है। और इसी तरह हमने जो कस्टमर है, हमारा अल्टीमेट कस्टमर है, इंटरमीडिएट है, उसको हमने इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो मेजर जो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्सपोर्टर है, एमएनसीज हैं, इम्पोर्टर है, सर्विस कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो एस्टैब्लिश तो हुई है एक देश के अंदर, लेकिन उसके ब्रांचेस कई देशों के अंदर वो करती है। It is an organization that ensure the production of goods and services in one or more countries other than its home country. जब ये अपने होम कंट्री के अलावा दूसरे देशों के अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एक्सपोर्टर्स होते हैं, जैसे हमने इंडिया से हमने अमेरिका को माल जो है भेजा है तो हम एक्सपोर्टर है, और यूएसए के लिए हम इम्पोर्टर है।
They are the overseas seller who sells product and provides services across their home country by following the necessary jurisdiction. देखो जब एक देश दूसरे देश को चीज भेजता है जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं तो हम दूसरे देश की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो लॉज है उसको भी फॉलो करते हैं। उसी तरह इम्पोर्टर जैसे इंडिया के अंदर हम रहते हैं तो हमने यूएसए से कोई चीज मंगवाई, जापान से कोई चीज मंगवाई, दुबई से कोई चीज मंगवाई तो ये इम्पोर्टर इम्पोर्टिंग हो जाता है और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टर हो गए। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम दूसरे देशों से चीजें मंगवाते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है अपने देश के लॉज भी पता होनी चाहिए कि हम इम्पोर्ट जो है हमारे देश के अंदर वो परमिसिबल है या नहीं है। उसी तरह सर्विस कंपनी आ जाती है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके द्वारा वो सर्विसेज जो है उसका सर्विसेज का आदान प्रदान करके जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दीज आर द पार्टिसिपेंट इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नेचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है। जैसे डोमेस्टिक के अंदर तो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो रिटेलर जो होते हैं शॉर्ट लेवल पे बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर बिजनेस करते हैं तो ये लार्ज स्केल पे होता है। ये तभी बेनिफिशियल होता है अगर ये लार्ज स्केल पे होता है, ये होलसेल में होता है, रिटेल में नहीं होता। और उसी तरह देखो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो है हमारा जो इसका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें कवर देखते हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो पे जो हमारा कस्टमर है उसको देखना होता है किस तरह का प्रोडक्ट हमने उसको देना है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट को डेवलप करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, प्राइसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग, कम्युनिकेशन, सेल प्रमोशन। और जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग सर्च इज वेरी मच नीडेड क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरह से है। उसी तरह हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका जो है डोमिनेंट बहुत होता है क्योंकि उनकी जो विंग्स होती हैं वो एक कंट्री तक सीमित नहीं होती, वो कई कंट्रीज के अंदर उनकी जो है वहाँ पे मतलब यूनिट्स होते हैं। तो वो ग्लोबल अप्रोच जो है अडॉप्ट करती है जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर चाहिए होती है। और उसी तरह जो डेवलप्ड नेशंस है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हैं जैसे यूएसए है, जापान है, जर्मनी है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करके जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी है वो बेस्ट होती है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है कंपैरिजन होता है और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे होती है। और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है दैट इज यूज बाय द डेवलप्ड नेशन जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होता है। और उसी तरह हम देखते हैं जब इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है बहुत टफ होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जो मार्केटिंग होती है कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती। Presence of trading blocs, certain nation of region have come together to form a trading bloc। नाफ्टा है तो उससे क्या होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको थोड़ा सा फेवर मिल जाता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अपने एक जो है एसोसिएशन बनाते हैं जिसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन को वो रिड्यूस करते हैं। नाफ्टा है, यूरोपियन यूनियन है। उसी तरह इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च जो होती है बहुत ही ज़्यादा नीडेड होती है क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर डिटेल वे के अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी किया जाता है, कस्टमर का एनालिसिस, उसके सारे जो फीचर्स होते हैं उनको देखा जाता है, उनके लॉस को स्टडी किया जाता है, कस्टमर को मतलब देखा जाता है कि कौन सी टारगेट मार्केट को हमने टैप करना है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज वेरी मच नीडेड फॉर अगर हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जाना है। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं थ्री फेस कंपटीशन बेयर करते हैं। एक तो जो एक्सपोर्टर की कंट्री है उसके अदर सप्लायर्स, एक जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसके लोकल प्रोड्यूसर और जो दूसरे देशों के एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके साथ। तो इसी तरह ही बहुत सारे इंटरनेशनल फॉर्म्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग को रेगुलेट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल मार्केट होती है क्योंकि देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे एक प्रोडक्ट है ऑल ऑफ सडन उसकी डिमांड शूट अप भी हो सकती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन की वजह से कोई प्रोडक्ट जो है सडनली अनपॉपुलर भी हो सकता है और मार्केट से एलिमिनेट भी हो सकता है। तो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है सेंसिटिव होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और उसी तरह इंटरनेशनल मार्केटिंग लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि कई बार
मतलब जो डिफरेंट, क्योंकि ये काफ़ी देशों के साथ होती है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि पेमेंट भी हमने दूसरे देश की करेंसी में करनी होती है, तो वहाँ के लॉज भी डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से ये लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और देखो यहाँ पे जब हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो दूसरा देश है उसके जो इन्वायरमेंट है वो मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर हमारे देश से, तो जिसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। और इसका बेनिफिट जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर होता है सबको होता है। एक तो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित होते हैं, पीस स्थापित होती है, और उसी तरह एक देश दूसरे देशों के साथ जो है फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो है, एस्टैब्लिशिंग ए ब्रांच अब्रॉड, जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड काउंटर ट्रेडिंग, जिसको हम ब्रीफली जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग ए ब्रांच जो है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फॉरेन कस्टमर जो है वो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर से उसकी नीड्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो देश दूसरे देश में रहता है, तो उसको बेटर वे के अंदर सर्व करने के लिए, ताकि उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, तो एक फर्म जो है अपनी ब्रांच अब्रॉड के अंदर एस्टैब्लिश कर लेती है, जिसके अंदर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, और जिसके अंदर वो प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग, असेंबलिंग, इवन कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वहाँ पे कैरी ऑन कर सकती है। दूसरा है ज्वाइंट वेंचर। तो ये होता है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर फॉरेन फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर एंटर किया जा सकता है। जैसे BMW जो है उसको चाइनीज पार्टनर चाहिए था जो चाइना के अंदर जो है कार मैन्युफैक्चर कर सके, तो इसने ब्रिलियंट ऑटो के साथ जो था ज्वाइंट वेंचर किया, और जिसके बेसिस पे इन्होंने क्रिएट किया BMW ब्रिलियंस। तो इसको क्या है कि न्यू मार्केट मिल गई, अदरवाइज वो अपने लेवल पे करते तो कभी भी ना पहुंच पाते। BMW के लिए चाइना और ब्रिलियंस ऑटो ग्रुप के लिए इटवा से, क्योंकि ये एक जो BMW है ये काफी प्रेस्टीजियस कार है, तो इस तरह से दोनों को ही बेनिफिट हुआ। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, देखो ये जो है लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के अंदर ये बिजनेस अरेंजमेंट है। एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को लाइसेंस देती है कि वो उसके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, स्पेसिफाइड पेमेंट उसको देनी पड़ती है। लाइसेंसिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो लाइसेंसर है वो लाइसेंसी को परमिशन देता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ब्रांड नेम और टेक्नोलॉजी जो है, जो भी उनके कंडीशन है उसके अंदर यूज कर सकता है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो डोमेस्टिक फर्म जो है फॉरेन कंपनी को परमिशन देती है उसका नाम, टेक्निक, ट्रेडमार्क, पेटेंट जो है यूज कर सकती है। और लाइसेंसर की जो अर्निंग होती है वन टाइम पेमेंट भी हो सकती है, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी पेमेंट भी हो सकती है, जो कि परसेंटेज ऑफ सेल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। दैटमैन का करेक्टर जिसको लाइसेंस किया गया है मैनी कंपनी सच एज लीगो, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। उसी तरह हम देखते हैं फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ लाइसेंसिंग है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। जो पार्टी जो ऑनर होती है, जो सप्लाई करती है, वो फ्रेंचाइजर होती है, और जो रिसीव करता है उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। ये ज़्यादातर होटल्स, फास्ट फूड इंडस्ट्री, रिटेल सेक्टर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर भी पाया जाता है। फ्रेंचाइजिंग इज ए बिजनेस रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज वेयर वन पार्टी allows another to sell its products and intellectual property. जैसे several fast food chain like Domino and McDonald operate in India through franchising. कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है वो फॉरेन फर्म्स को प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर भेजे जाते हैं जो उनको गाइड करते हैं। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर उनको उसी देश के जो एंटरप्राइज होते हैं उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, और जो लोकल एंटरप्राइज होते हैं उनके जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट को रन कर सकें। तो ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है। सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे मैन्युफैक्चर है वो डेवलप कंट्री के अंदर है, तो डेवलपिंग नेशन के साथ वो एक अरेंजमेंट करता है जिसके द्वारा जो डेवलपिंग कंट्री जो का कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको पार्ट्स और कंपोनेंट जो है सप्लाई करता है या उसका असेंबली ऑपरेशन करता है। काउंटर ट्रेडिंग जो है ट्रेडिशनल अरेंजमेंट है
between private firms and government agencies such as Foreign Trade Organization, Light Export Promotion Council, State Trading Corporation. तो यहाँ पे देखो काउंटर ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जैसे एक फर्म मान लो इंटरनेशनल फर्म है वो जैसे इंडिया के अंदर उसने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की या कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, तो जब इंडिया वो चीज़ बनाता है तो वो उस देश को जो है इम्पोर्ट करता है, तो ये काउंटर ट्रेडिंग होती है. Trading arrangement between by which the seller is obliged to accept certain specific goods or services against the supplies of goods and services such as technology or industrial license. जो seller ने टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया है उसके बदले में जो बायर है वो उसको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है भेजेगा. यहाँ पे कैश भी इन्वॉल्व हो सकता है और नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता. तो जनरली ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन का लिंक होता है. तो इम्पोर्ट जो है जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इम्पोर्ट्स आर पेड आउट ऑफ एक्सपोर्ट इन काउंटर ट्रेड.